पास आपकी हर पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी परेशानी का हल होता है। गाड़ी खरीदनी हो या फिर रिटायरमेंट प्लान करना हो, योर मनी आपको बताता है सही राह। नमस्कार, मैं हूं कविता थपलियाल। योर मनी में आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए मेरे साथ हैं वाइस इन्वेस्ट एडवाइजर्स के हेमंत स्तगी। आपका स्वागत है हेमंत शो पर। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम आज चर्चा करेंगे एसआईपी के बारे में। कई सवाल आते हैं योर मनी पे, जहां पे दर्शक जानना चाहते हैं कि म्यूचुअल फंड में अगर निवेश करना हो तो सही जरिया क्या हो, सही तरीका क्या हो। और हमेशा हम बताते रहते हैं आपको कि आपको एसआईपी के जरिए निवेश करना चाहिए। आखिर एसआईपी क्या होती है, क्यों एसआईपी को ही हम सबसे सेफेस्ट रूट मानते हैं अगर म्यूचुअल फंड में हमें निवेश करना हो तो? हेमंत जी, यहाँ पर डिसिप्लिन आपको मेंटेन करना हो, बाजार का उतार चढ़ाव अगर आप उससे बचना चाहते हैं और आप साथ ही लंबी अवधि की अपनी कोई प्लानिंग करना चाहते हैं तो एसआईपी में आपको निवेश करना चाहिए। लेकिन एसआईपी में निवेश ही क्या एक लौता तरीका है, सेफेस्ट तरीका है म्यूचुअल फंड में निवेश करने का? देखिए अगर जब म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो या तो आप लमसम इन्वेस्ट कर सकते हैं या आप हर महीने इन्वेस्ट कर सकते हैं जी। तो ऐसा नहीं है कि खाली लमसम ही एक तरीका है या सिस्टमैटिक ही एक तरीका है। होता क्या है कि जब हम सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो एक तरीके से आपके जो इन्वेस्टमेंट प्रोसेस में एक डिसिप्लिन आता है। ये मतलब इसको हम कंपेयर कर सकते हैं रेकरिंग डिपॉजिट से। आप रेकरिंग डिपॉजिट करते हैं तो आप बैंक को मैंडेट देते हैं कि हर महीने मेरे अकाउंट से पैसे निकाल के आप रेकरिंग डिपॉजिट में डाल दीजिए। जब आप एसआईपी के लिए एनरोल करते हैं तो आप एक कमिट करते हैं कि आप हर महीने एक फिक्स अमाउंट, एक फिक्स डेट को और एक प्री डिटर्मिन्ड जो फंड है उसके अंदर डालेंगे। यानी देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है हमारे साथ एज एन इन्वेस्टर, हम डिसाइड नहीं कर पाते कि हम कब इन्वेस्ट करें और किस में इन्वेस्ट करें। सोचते ही रह जाते हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए आप बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो है इसलिए सफर करते हैं क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट प्रोसेस शुरू नहीं होता। अगर आपको इक्विटी में इन्वेस्ट करना तो आप सोचते रहते हैं कि अभी मार्केट ऊपर चला गया, कल गिरेगा तब डालेंगे, और वो होता नहीं है। फिर एक स्टेज में आप पैनिक हो जाते हैं और फिर सोचते हैं जब भी मौका मिले आप पैसा डाल दीजिए। तो एसआईपी जो है एक तरीके से आपके जो इन्वेस्टमेंट प्रोसेस में जो इमोशन रहता है, जो आई थिंक हम पे काफी समय हावी रहता है, वो आपके प्रोसेस से निकाल देता है। तो एक तरीके से आप जैसे कमिट कर दिया आपने, तो सही तरीका क्या है कि आप जब एक इन्वेस्टमेंट का डिसाइड करते हैं, एसआईपी के द्वारा इन्वेस्ट करते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि जैसे ये आप पैसा आपने कमाया ही नहीं, तो कहीं ना कहीं जैसा मैंने पहले कहा वो आपके प्रोसेस में डिसिप्लिन आता है। और ऐसा नहीं है कि यही एक तरीका, जैसे मैंने पहले कहा आप लमसम भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, सिस्टमैटिक भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं शुरुआत करने का, और स्पेशली उन इन्वेस्टर्स के लिए जो चाहते हैं कि छोटी छोटी रकम से एक समय के बाद एक लमसम पैसा बनाए, वो 10-15 साल के बाद भी चाहिए हो सकता है, वो 2 साल के बाद भी चाहिए हो सकता है, वो 5 साल के बाद भी चाहिए हो सकता है। तो अगर आपको एक छोटी छोटी रकम से एक कॉर्पस बनाना है तो एसआईपी एक काफी अच्छा तरीका है। और इनफैक्ट इसके अलावा जब आप इक्विटी जैसी एसेट क्लास में इन्वेस्ट करते हैं जहां पे बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है, तो जब आप सिस्टमैटिकली डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट करते हैं तो जो एवरेजिंग होती है उसका आपको फायदा मिलता है। तो मुझे लगता है कि एसआईपी एक बिल्कुल सही तरीका है इन्वेस्टमेंट प्रोसेस शुरुआत करने के लिए, हमारे जो गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए। और जैसा मैंने कहा सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपके इन्वेस्टमेंट प्रोसेस में वो डिसिप्लिन लेके आता है। आपने कहा कि छोटी रकम से भी हम एसआईपी की शुरुआत कर सकते हैं। क्या मैं 500 रुपए की भी एसआईपी कर सकती हूँ? जी बिल्कुल, आप 5,000 भी 500 भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप 1,000 भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जितनी भी रकम आप चाहें वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट बहुत सारे इन्वेस्टर ऐसे हैं कि जो इन्वेस्टमेंट प्रोसेस शुरू नहीं करते। उनको लगता है कि शायद इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमें बहुत बड़ी रकम की जरूरत है, बल्कि सच्चाई ये है जैसे आपने कहा और जैसे मैंने बताया कि 500 रुपए से आप सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो वो बहाना है कि मेरे पास पैसा नहीं है, एटलीस्ट वो अभी यहाँ पे नहीं चलता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है जितनी भी रकम हो, जितना भी आप इन्वेस्ट कर सकें, और उसमें भी आपके पास ऑप्शन है, अगर आप चाहें तो वीकली पैसा डाल सकते हैं, आप मंथली पैसा डाल सकते हैं। मुझे लगता नहीं कि वीकली में बहुत ज्यादा फायदा है। कोशिश ये करनी चाहिए कि हर महीने आप पैसा डालें और आप शुरुआत करें। और उसमें ऐसा नहीं है कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट आपको कहीं ना कहीं रिस्क से इंश्योरेंस दे रहा है, कहीं आपको पूरा प्रोटेक्ट कर रहा है। मैंने जैसा पहले कहा कि आपको एवरेजिंग का फायदा जरूर होगा, जैसे आप इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन आप ये सोच के चलें क्योंकि हम सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमारे पोर्टफोलियो में कभी लॉस देखने को नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। अगर मार्केट 10% गिरा तो हो सकता है आपका पोर्टफोलियो शायद 4 या 5% गिरे, तो कहीं ना कहीं वो आपको प्रोटेक्शन देगा। लेकिन जो रिस्क है एसेट क्लास का वो बहुत जरूरी है एज एन इन्वेस्टर आपको समझ। बिल्कुल, साथ ही एसआईपी लंबी अवधि के लिए अगर आप चुनें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि जैसा कि यहाँ पे हेमंत जी ने बताया आपको एवरेजिंग और बाजार में आ रहे उतार चढ़ाव से आप बच पाएंगे, उसका फायदा आपको मिलेगा अगर आप लंबी अवधि के लिए एसआईपी करेंगे। तो एसआईपी क्लियरली छोटे अमाउंट
उसको भी आप उसकी भी एसआईपी शुरू कर सकते हैं। हर महीने आपको छोटा सा अमाउंट निवेश करना है नियमित रूप से। ये होती है एसआईपी। आप म्यूचुअल फंड में, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में या डेट म्यूचुअल फंड्स में भी एसआईपी से अपनी शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन अब थोड़ा सा इसके फायदों पर हम फोकस करते हैं। आपने कहा बाजार में उतार चढ़ाव से हम बच सकते हैं, साथ ही लंबी अवधि में मेरा गोल अचीव करने में एसआईपी कैसे यहाँ पे मददगार होगी? देखिए कविता, यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप इक्विटी जैसे एसेट क्लास में इन्वेस्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं नजरिया आपका लंबा होना चाहिए। और जैसा मैंने पहले कहा, क्योंकि इक्विटी एज एन एसेट क्लास काफी वॉलेटाइल होती है, तो आपको उसको एवरेजिंग का फायदा होता है। जैसे अगर अभी बाजार की बात करें, बाजार 28,000 के ऊपर पहुंच गए, लेकिन बीच में ऐसे बहुत सारे समय थे जब मार्केट में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला। तो अगर आप सिस्टमैटिक इन्वेस्टर थे तो भी आपने अच्छा खासा रिटर्न बनाया। हालांकि आपकी जो हर इंस्टॉलमेंट है वो शायद कुछ समय पे हायर लेवल पे जा रही है, लेकिन क्योंकि वॉलेटिलिटी रहती है तो उसका आपको सबसे बड़ा फायदा होता है। दूसरा, आई थिंक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको ये देखना है किस एसेट क्लास में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। वो डिपेंड करेगा आपके टाइम होराइजन पे। अगर आप 10-15 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपको ऐसी एसेट क्लास में इन्वेस्ट करना है जहां पे आप इन्फ्लेशन को बीट कर सके, तो आप इक्विटी में डालें। जो सबसे बड़ा खतरा आपको लगता है इक्विटी में, रिस्क ऑफ वॉलेटिलिटी, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट से वो काफी हद तक दूर हो जाता है। लेकिन जैसा मैंने कहा, इसका मतलब ये नहीं कि रिस्क पूरा एलिमिनेट हो जाता है। तो एक तो सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप जो रिस्क है आपका इक्विटी का वो काफी हद तक कम हो गया। दूसरा, क्योंकि डिसिप्लिन आया आपके प्रोसेस में, तो जो आप साइडलाइन पे खड़े होकर वेट करते हैं कि कब हम पैसा डालें, वैसा नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं अगर इक्विटी मार्केट ऊपर गया तो आपको फायदा कब होगा? जब आपका पैसा लगा होगा। बाहर खड़े रह के आप इक्विटी मार्केट में पैसा नहीं बना सकते। तो कहीं ना कहीं आपको इन्वेस्टर बन के उसके अंदर इन्वेस्ट करना है। तो एसआईपी क्योंकि डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट करती है, आपको एनकरेज करती है कि आप पैसा हर महीने लगाते रहें। तीसरा सबसे बड़ा फायदा यह है, स्पेशली जब आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हैं तो कंपाउंडिंग का आपको फायदा होता है। क्योंकि आप 10-15 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस पैसे को आप टच ना करें। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप जो ऑप्शन है आपकी वो सही चुने। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप ग्रोथ ऑप्शन लीजिए ताकि आपको सही मायने में कंपाउंडिंग का फायदा हो सके। क्लियरली, तो यहाँ पर कुछ बातें जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए एसआईपी शुरू करने से पहले। सबसे पहले तो आपको अपनी एसेट क्लास को चुनना चाहिए कि आपको किस में निवेश करना है, इक्विटी या डेट में। अगर आप इक्विटी में है तो लंबी अवधि के लिए आपको बने रहना पड़ेगा उसमें। और साथ ही अपनी एसआईपी की जो रकम है वो आपको निर्धारित करनी होगी, जो आपको नियमित रूप से हर महीने उसका निवेश करना होगा। और साथ ही जब भी आप निवेश करते हैं तो ग्रोथ का विकल्प, एसआईपी चुनते वक्त आपको ग्रोथ का विकल्प चुनना है। तो ये तरीका है एसआईपी शुरू करने का और अपने आर्थिक लक्ष्यों को अचीव करने का, उन्हें पाने का। चलिए, इसी के साथ वक्त हो गया एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद शुरू करेंगे सवाल जवाब का सिलसिला। बने रहिए हमारे साथ। प्योर मनी में अब हम देंगे आपके सवालों के जवाब और मेरे साथ बने हुए हैं हेमंत रुस्तगी। आगे बढ़ते हैं, दिल्ली से अभिषेक हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। नमस्कार अभिषेक, बताएं अपने बारे में कुछ, क्या करते हैं और आपके आर्थिक गोल क्या हैं? गुड इवनिंग मैम। एक्चुअली मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ गुड़गांव में। और बेसिकली मेरा प्लान ये है कि अगर मैं हर साल फैमिली वेकेशन में जाना चाहूँ तो उसके लिए 30 से 40 हजार मुझे इकट्ठे करने हैं। ओके। प्लस एक कार लेनी है मुझे, जो कि 5 साल बाद का प्लान है। 10 लाख की कार होगी। ठीक है। और 2-3 साल बाद मुझे 20 लाख जमा करने हैं अपने घर के लिए। ठीक है। और बच्चों की पढ़ाई के लिए आपका कोई गोल है? हाँ, बच्चे की पढ़ाई के बाद अभी मैंने सोचा नहीं उतना, लेकिन हाँ अगर 10 साल बाद, 10 से 12 साल बाद को 60-70 लाख के लिए MBA वगैरह कराने के लिए, उसके लिए भी चाहिए मुझे। और मैं ये अज्यूम कर रही हूँ कि आप ये फ्यूचर वैल्यू बता रहे हैं मुझे या प्रेजेंट वैल्यू है? आपने इन्फ्लेशन को काउंट किया है? इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए मैंने कैलकुलेट किया है। रिटायरमेंट को लेके कोई गोल है आपका अभिषेक? क्योंकि हम आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग की कर रहे हैं यहाँ पे, तो आपके सभी गोल्स को मैं यहाँ पर समझ रही हूँ और रिटायरमेंट का गोल मिस है। जहां तक आपने जो डिटेल्स हमें दी है, सोचा नहीं आपने रिटायरमेंट के बारे में? रिटायरमेंट के बारे में अभी तो मैंने स्टार्ट नहीं किया, बट यस मैंने PPF में थोड़ा इन्वेस्टमेंट शुरू किया है। प्लस मेरा PF है, तो ग्रेजुअली आई इंक्रीज द अमाउंट इन PPF एज वेल। वो तो करना ही चाहिए। PPF ट्रेडिशनल रिटायरमेंट इंस्ट्रूमेंट है, इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन उसके अलावा भी आप कई सारे विकल्प कंसिडर कर सकते हैं। चलिए, आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग की यहाँ पे शुरुआत करते हैं। हेमंत जी, जहां तक इनकी इंश्योरेंस की बात है, इनके पास टर्म इंश्योरेंस है 1 करोड़ का और इन्होंने अपने लिए जीवन तरंग और जीवन आनंद पॉलिसीज भी ली हुई है। अभिषेक, आपके पास हेल्थ प्लान है? ये टर्म प्लान है मेरे पास। हेल्थ प्लान आपकी फैमिली के लिए?
अभिषेक, फैमिली के लिए हेल्थ प्लान है आपके पास? फैमिली के लिए अभी एसेस तो नहीं है, बट हाँ कंपनी की तरफ से मेरे पेरेंट्स और मेरी वाइफ इंक्लूडेड हैं, तो यस मैंने अलग से कोई ऐसा प्लान नहीं ले रखा। यानी आपको वो ले लेना चाहिए। सबसे पहले मेरे ख्याल से इनको एक हेल्थ प्लान रिकमेंड करते हैं। एम्प्लॉयर्स के पास से तो आपको मिलता ही है, लेकिन आपको खुद को भी अपना एक हेल्थ प्लान लेना चाहिए। देखिए कविता, जब भी हम फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करते हैं हमेशा कहते हैं कि आपका पहला फोकस जो है वो रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर होना चाहिए। जब रिस्क मैनेजमेंट की बात करते हैं तो हम बेसिकली हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस की बात करते हैं, और साथ ही ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सही प्रोडक्ट चुनें। तो अगर हम लाइफ इंश्योरेंस की बात करें, यहाँ पे इन्होंने एक टर्म प्लान लिया है 1 करोड़ का। इनकी सालाना इनकम करीब 15 लाख के करीब है। मुझे लगता है इसमें थोड़ा स्कोप है और भी बढ़ाने का, कम से कम 10 गुना इनकी एनुअल इनकम का होना ही चाहिए। तो मैं चाहूंगा विषय कि आप थोड़ा सा इसमें अपना जो कवर है वो बढ़ा लीजिए। दूसरा, इनकी जो प्लान्स हैं बाकी वो ट्रेडिशनल प्लान्स हैं, और इसमें 1-2 यूलिप भी हैं और 1-2 दूसरी प्लान्स हैं। देखिए होता क्या है कि ये जो इंश्योरेंस कम इन्वेस्टमेंट प्लान है, ये ना तो आपको जिस तरह का कवर चाहिए वो मिलता है, और ना ही आपको रिटर्न मिलता है। आप 10-15 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपको 6-7% का रिटर्न मिला, और इन्फ्लेशन भी आप बीट नहीं कर पाए, तो फायदा क्या हुआ? आपका पैसा सिर्फ नंबर्स में बढ़ा, वैल्यू में तो घट गया। तो मैं चाहूंगा, क्योंकि इन्होंने फाइनेंशियल प्लानिंग में सही कदम उठाया है, अपने गोल्स को डिफाइन किया है, अपना टाइम होराइजन देखा है और टारगेट सेट किया है, जो बिल्कुल सही तरीका है फाइनेंशियल प्लानिंग को शुरू करने का। तो मैं चाहूंगा कि इस समय पे ये भी देख लें। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मैं चाहूंगा कुछ अपने इंश्योरेंस एजेंट से कंसल्ट करके ये जो प्लान्स हैं इनसे फेज आउट हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, तो मुझे लगता है वो लॉन्ग टर्म में अच्छा होगा। हेल्थ इंश्योरेंस का जैसे आपने कहा हमेशा रिकमेंडेड है कि अगर आपके एम्प्लॉयर दे भी रहे हैं तो भी आप ले लीजिए, अगर दे भी रहे हैं तो देख लीजिए वो एडिक्वेट है कि नहीं। तो आई थिंक ये 2 चीजें अगर ये कर लें तो मुझे लगता है रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर सही तरह से उनका कंट्रोल होगा। चलिए अभी इनके इन्वेस्टमेंट्स पर आते हैं। गोल के मुताबिक आपको सबसे पहले इनके फंड की सिलेक्शन कैसी लगती है जो ये 10,000 का निवेश कर रहे हैं अपने गोल्स के लिए? देखिए चारों फंड एक तरीके से अच्छे हैं, बट मुझे लगता है जैसे रिलायंस का जो स्मॉल कैप फंड है, हालांकि जो स्मॉल कैप सेगमेंट है उसके रिटर्न लॉन्ग टर्म में अच्छे हो सकते हैं, लेकिन वॉलेटाइल भी ज्यादा होते हैं। तो मेरा हमेशा ये मानना है कि अगर आप ऐसे इन्वेस्टर हैं जो एक पैसा एक्यूमुलेट करना चाहते हैं तो बहुत ज्यादा एग्रेसिव फंड अपने यहाँ पे मत रखिए। इसके सामने अगर ये रिलायंस इक्विटी अपॉर्चुनिटी रखें जो करीब 60% मिड कैप और 40% लार्ज कैप है, तो वो लगता है मुझे एक बेहतर ऑप्शन इनके लिए रहेगी। अगर इनके गोल्स की बात करें, इन्होंने 4 गोल्स की बात की है। देखिए इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पे टाइम होराइजन 4 है। 1 साल का टाइम होराइजन है, 3 साल का टाइम होराइजन है, 5 साल और 20 साल का इन्होंने कहा है अपनी बच्चों की एजुकेशन के लिए। तो इंपॉर्टेंट चीज ये है, जैसे हम हमेशा कहते हैं गोल डिफाइन करना क्यों जरूरी है, क्योंकि आपने अपना टाइम होराइजन देख लिया। टाइम होराइजन आपको यहाँ पे मदद करेगा डिसाइड करने में किस एसेट क्लास में इन्वेस्ट करें। 1 साल के लिए इन्वेस्ट करें, रिस्क नहीं ले सकते, 3 साल के लिए भी रिस्क नहीं ले सकते, 5 साल के लिए थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, और 20 साल के लिए डेफिनेटली ज्यादा रिस्क ले सकते हैं। तो आई थिंक ये सही समझना जरूरी है हर एक इन्वेस्टर के लिए कि ये प्रोसेस जो है आपको मदद करता है एसेट एलोकेशन बनाने में। बिल्कुल। तो यहाँ पे मैं कहूंगा, जैसा इन्होंने कहा कि 1 साल के लिए इनको करीब जो पैसा चाहिए 40,000 रुपए चाहिए उनको हर साल अपनी ट्रैवलिंग के लिए, छुट्टियों के लिए। तो मैं चाहूंगा कि एक ऑप्शन इनके पास है ट्रेडिशनल रेकरिंग डिपॉजिट में कर दें, क्योंकि बहुत ज्यादा तो है नहीं यहाँ पे, या फिर जो आर्बिट्राज फंड रहते हैं क्योंकि ये हायर टैक्स ब्रैकेट में वो कर दें, तो करीब 3,000 रुपए इनको हर महीने यहाँ पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। उसके बाद जो दूसरा गोल है, इन्होंने कहा कि एक फ्लैट लेना चाहते हैं 3 साल के बाद, उसकी करीब उनको 20 लाख रुपए की जरूरत है। तो यहाँ पे अगर मैं 9% का रिटर्न मान के चलूं, तो यहाँ पे मैं चाहूंगा कि ऐसे फंड में इन्वेस्ट करें जहां बहुत ज्यादा इक्विटी ना हो, लेकिन साथ ही टैक्सेशन भी देखना पड़ेगा। तो जो इक्विटी सेविंग स्कीम है वो देख लें, 38,000 रुपीज उनको हर महीने इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और जो इनके 5 साल का जो गोल है कार लेने के लिए, वहां पे बैलेंस फंड में अगर ले, एक बैलेंस फंड इनके पास ऑलरेडी है, आईसीआईसीआई बैलेंस फंड को देख सकते हैं यहाँ पे, तो उसके लिए उनको 14,000 इन्वेस्ट करने हैं। और जो एजुकेशन के लिए चाहिए बच्चों के लिए, वहां 12% के हिसाब से 6,000 रुपए इन्वेस्ट करने हैं। तो कुल मिला के 61,000 इनको इन्वेस्ट करने हैं। मेरे हिसाब से जो इनकी इन्वेस्टमेंट का लेवल है बहुत काफी कम है, तो डेफिनेटली स्कोप है इनके पास कि ज्यादा इन्वेस्ट करें, और इस तरीके से अगर ये सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करें, डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट करें, तो अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे। चलिए, तो यहाँ पर अभिषेक आपको बता दें, आपके फ्लैट के लिए आपको 38,000 हर महीना इन्वेस्ट करना होगा, छुट्टियों के लिए आपको यहाँ पर 3,000 रुपीज, गाड़ी के लिए 14,000 और बच्चों की पढ़ाई के लिए आपको 6,000 रुपए हर महीना इन्वेस्ट करना होगा। यानी कुल मिला के हर महीना आपको 61,000 रुपए निवेश करने होंगे। आप चाहें तो हर साल अपने निवेश को बढ़ा सकते हैं। अगर तुरंत आप 61,000 नहीं इन्वेस्ट कर सकते, लेकिन डिसिप्लिन मेंटेन कीजिए और अपने गोल्स आप जरूर अचीव कर लेंगे। चलिए, इसी के साथ वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जारी है सवाल जवाब का ये सिलसिला, बने रहे हमारे साथ।
आगे बढ़ते हैं और लेते हैं रणवीर का सवाल। नमस्कार रणवीर, कहाँ से बोल रहे हैं, सवाल क्या है आपका? मेरा सवाल ELSS पे है जी। मैं लमसम इन्वेस्ट करना चाहता हूँ 50,000 अप्रोक्सीमेट। ठीक है। मेरा ELS में 2 सिप चल रहा है अभी, रिलायंस टैक्सेवर में और HDFC टैक्सेवर में। ठीक है, ठीक है। चलिए बताते हैं कि आप किस ELSS में आपको जो निवेश करना है, एक मुश्त 50,000 रुपए आप कर सकते हैं या नहीं। हेमंत, लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए ELSS क्या सही ऑप्शन होगा? जी बिल्कुल सही ऑप्शन है। इनफैक्ट अगर हम ATC की जो ऑप्शंस हैं उनमें अगर कंपेयर करें तो ELSS जो है पोटेंशियली सबसे ज्यादा अच्छी ऑप्शन है। लेकिन क्योंकि इक्विटी की है तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं जो वॉलेटिलिटी का आपको सामना करना पड़ेगा, तो मुझे लगता है इनकी जो स्ट्रेटेजी है सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट करने की वो बिल्कुल सही है। साथ में मेरा ये मानना है कि अगर आप एक कॉम्बिनेशन रखें सिस्टमेटिक और लमसम का तो वो इक्विटी इन्वेस्टमेंट के लिए हमेशा अच्छा रहता है। इनके पास 2 फंड है, इन्होंने कहा HDFC टैक्सेवर और रिलायंस टैक्सेवर, दोनों के दोनों फंड अच्छे हैं। बहुत ज्यादा फंड ऐड करने की जरूरत नहीं है। इन्हीं दोनों फंड में वो पैसा लगा सकते हैं, या तो अगर डाइवर्सिफाई करना चाहें तो दोनों में 25-25 लगा सकते हैं। अगर एक फंड चुनना है तो मैं रिकमेंड करूंगा जो रिलायंस का टैक्स सेवर है उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से जैसा मैंने कहा, क्योंकि इक्विटी की इन्वेस्टमेंट है, वॉलेटाइल हो सकती है, तो SIP का जो तरीका है बिल्कुल सही है। और साथ में अगर आप लमसम डालते हैं तो जब मार्केट ऊपर जाता है तो उसका काफी आपको फायदा होता है। तो एज ए कॉम्बिनेशन, एज ए स्ट्रैटेजी आई थिंक बिल्कुल सही रहेगा। लेकिन ELSS एज एन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आपको कैसा लगता है? अपने पोर्टफोलियो में हमारे पास कितने सारे ELSS फंड हो सकते हैं? देखिए, किसी भी इन्वेस्टर के लिए जो फर्स्ट टाइम इक्विटी इन्वेस्टर बनना चाहते हैं और साथ में टैक्स सेविंग भी चाहिए तो ELSS सबसे अच्छी ऑप्शन है। क्योंकि एक तो आपको लॉक इन पीरियड सिर्फ 3 साल का है कंपेयर टू अदर्स जहां पे ज्यादा होता है। जो भी रिटर्न आपको मिलती है, चाहे वो डिविडेंड हो या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो, वो टैक्स फ्री होता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप इक्विटी को समझना चाहते हैं तो ELSS एक बहुत अच्छी ऑप्शन है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको टैक्स सेविंग का कुशन है। दूसरा, जैसे मैंने कहा, अगर आप सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करें तो काफी हद तक जो इक्विटी रिलेटेड रिस्क है वो भी आप कम कर सकते हैं। तो मुझे लगता है हर इन्वेस्टर की पोर्टफोलियो में ELSS, स्पेशली जब आप टैक्स के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो होना ही चाहिए। चलिए, तो यहाँ पर आप अपने एक मुश्त निवेश को ELSS में जारी रख सकते हैं रणवीर, यही सलाह आपको दी जा रही है योर मनी से। इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत आज शो पर आने के लिए। और योर मनी में आज के लिए इतना ही, लेकिन अगर आप भी हमसे म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, फाइनेंशियल प्लानिंग, क्रेडिट कार्ड, लोन से जुड़ा कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो अपना सवाल अपने कॉन्टैक्ट नंबर के साथ mf@moneycontrol.com पर भेज दीजिए। और साथ ही आप हमारे फेसबुक के पेज पर भी अपना सवाल पोस्ट कर सकते हैं।